एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जोहान को देखते हैं जो कि अपना भाई का स्टोन लिए चर्च में बैठा होता है और बहुत ही दुखी होता है। फिर जोहान एक नदी के किनारे जाता है। तभी वान उसके पास आता है तो जोहान वान से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है। जिस पर वान कहता है कि हुआ करता था। फिर योहान कहता है कि जब मुझे मेरा भाई मिला तो मुझे लगा कि ये सब मेरी दुआओं का असर है, पर मैंने अपने भाई को खुद अपने ही हाथों से मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गॉड का क्या प्लान है और डेमंस का क्या टेम्पटेशन है। और कहता है कि शायद मैं शुरू से ही अपने भाई के बारे में जानता था, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए बार बार डिनाई कर रहा था। फिर जोहान अपने भाई का स्टोन वान को दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कंटेंट को ऐसी जगह जाते देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो सिंहासन पर जाकर बैठता है जैसे कि वो वहाँ का राजा हो, और वहाँ पर योमजी भी होती है जो कि उसे अंकल कहकर बुलाती है। 3-9 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुंगटेन को जब होश आता है तो उस आइलैंड पर बहुत सारे लोगों से घिरा होता है जो सभी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। और योमजी एक बच्ची होती है और तब भी वह कुंगतान को अंकल कहकर बुलाती है। उनका लीडर जब कुंगतान से बात करता है तो कुंगतान अपने खंजर से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसमें इतनी पावर थी कि वह कुंगतान के खंजर को अपनी पावर से रोक देता है। फिर वो लीडर कुंगतान से कहता है कि मैंने अकेले तुम्हें उस बेचारी दुनिया से बाहर निकाला है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर तामरा में जब वान और कुंगतान को डेमन स्लेयर बनाया गया था तब उन्हें एक खंजर को उठाने के लिए कहा गया था। जब कुंगतान उसे उठाता है तो वो इतना पावरफुल होता है कि जिससे उसके हाथ जल रहे होते हैं, इसलिए वह उसे फेंक देता है। लेकिन जॉन रियोंग फिर भी उसे उठाने के लिए कहता है। वान उसे रोकता है तो फिर वो वान से उठाने के लिए कहता है, जिसे कि वान उठाता है और पैर सहर करते हुए उसे पकड़े रहता है, जिससे कि वह खंजर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद कुंगतान वापस से उस खंजर को उठाता है और वह भी खंजर को पकड़े रखता है, जिससे कि जॉन रियोंग बहुत खुश होता है और उन्हें कहता है कि अब से तुम्हारी जिम्मेदारी तामरा को डेमन से सुरक्षित रखने की है। वहीं दूसरी तरफ हम वॉन्जियोंग को बैरियर बनाने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, पर जब बहुत कोशिश के बाद भी वह बैरियर नहीं बना पाती तो हार मान जाती है। फिर जब वॉन्जियोंग बेगजू के पास आती है तो वान और कुंगतान की ट्रेनिंग चल रही होती है। वान और वॉन्जियोंग एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, जहाँ पर वॉन्जियोंग को वान और कुंगतान को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे हम देखते हैं कि रात को वॉन्जियोंग उन दोनों के लिए खाने के लिए फ्रूट लेकर जाती है और कहती है कि मैं वॉन्जियोंग हूँ और अब से मैं रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने को लाऊंगी। अब वो रोज़ उन दोनों के लिए कुछ न कुछ खाने को लाती है और दिन में उन दोनों की ट्रेनिंग होती है। तभी एक दिन वॉम जियोंग जॉन रियोंग से पूछती है कि उन दोनों में डेमंस की पावर क्यों है, जहाँ जॉन रियोंग उसे बताता है कि वो दोनों डेमन स्लेयर हैं और इस जगह को डेमंस को मारकर प्रोटेक्ट करते हैं। वॉम जियोंग कहती है कि आप उन पर इतना जुल्म क्यों करते हैं, उन्हें कितना दर्द सहना पड़ता होगा। तो जॉन रियोंग कहता है कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना खुशी, ना गम, ना दुख, ना दर्द। मैंने सारी फीलिंग्स खत्म कर दी है। फिर वॉन जियोंग पूछती है कि क्या उनकी मर्जी से उनके साथ ऐसा हुआ है, क्या उनसे पूछकर किया गया है। तो जोंग ड्योंग कहता है कि मेरे पास ज़बरदस्ती के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर वॉन जियोंग उसी रात वान और कुंगतान को वहाँ से भगा कर ले जाती है, पर रास्ते में वान के दिए हुए जख्म की वजह से वॉन जियोंग बेहोश हो जाती है और कुंगतान वान से कहता है कि इसे यहीं छोड़कर भाग चलो। लेकिन वान ऐसा नहीं करता, वो वॉन जियोंग को वापस लेकर आता है, जहाँ पर उन लोगों को इसकी सज़ा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब वॉन जियोंग को होश आता है तो वो उठते ही वान और कुंगतान के बारे में पूछती है। बेगचू वॉन्जियोंग से कहती है कि उन्हें सज़ा तुम्हारी वजह से मिल रही है। अगर तुम उन दोनों को बचाना चाहती हो तो वेरियर बनाना सीखो, ताकि वो आज़ाद हो जाए और उन्हें और लोगों को मारने की ज़रूरत ना पड़े। वॉन्जियोंग पूछती है कि अगर मैं बैरियर बनाने में कामयाब हो गई तो क्या उन्हें छोड़ देंगे, तो वेगजो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वॉन्जियोंग बैरियर बनाने का फैसला करती है। नेक्स्ट सीन कुछ सालों बाद का होता है जब वान और कुंगटेन बड़े हो गए थे और लस्ट डेमन से लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वान तो सिर्फ लस्ट डेमन को मार रहा होता है, लेकिन कुंगतान लस्ट डेमन के द्वारा घायल किए गए एक इंसान को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा होता है और उसे ये सब करते हुए बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होती, बल्कि कि उसे मज़ा आ रहा होता है। जहाँ पर वान उससे पूछता है कि तुम इंसानों को क्यों मार रहे हो। तभी वान को पीछे से वॉन जियोंग की आवाज़ आती है और वॉन जियोंग बैरियर बनाना सीख के वापस आ चुकी थी वान और कुंगतान को बचाने के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में वॉन जियोंग जॉन रियोंग से जाकर कहती है, तो जिस रात मैं बैरियर बनाऊंगी उस रात वान और कुंगटेन को आज़ाद कर देना। मैं चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल इंसानों की तरह जिए। फिर वॉन जियोंग वान और कुंगतान से मिलने के लिए जाती है और उनसे कहती है कि इस पूर्णिमा की रात में बैरियर बनाऊंगी और उसके बाद तुम्हें लस्ट डेमंस को नहीं मारना पड़ेगा और जाने नहीं लेनी पड़ेगी और तुम लोग आज़ाद हो जाओगे और एक इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। इतना कहकर वॉन जियोंग वहाँ से चली जाती है। तो कुंगतान वान से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें आज़ाद कर देंगे? आखिर हम में भी तो लस्ट डेमन का खून ही बहता है। देख लेना, ये लोग हमें मार देंगे। तो वॉन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वॉन जियोंग शांत नहीं बैठेगी।
फिर पूर्णिमा की रात आती है जहाँ एक तरफ वॉन जियोंग बैरियर बना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ जोंग डियोन वान और कुंगतान को बुलाकर उन्हें एक जगह पर बंद कर देता है, एक सिल्ड के अंदर, और वहाँ पर आग लगा देता है। और जब वान कहता है कि वॉन जियोंग सान नहीं बैठेगी, तो जोंग डियोन कहता है कि वॉन जोन को भी इस बारे में पहले से पता है। वहीं दूसरी तरफ वॉन जियोंग को कुछ भी नहीं पता होता और वह अभी भी बैरियर बनाने में लगी होती है, जिसके बाद वान और कुंगतान लस डेमन बनकर सिल तोड़कर बाहर आ जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। साथ ही कुंगतान ने जोंग डियोंग को भी मार दिया होता है। फिर वान वॉन जियोंग के पास आता है और वॉन जियोंग बैरियर बनाना रोक देती है, क्योंकि सारे लस डेमन बैरियर के अंदर चले जाएंगे और वान अभी भी लस डेमन ही है। और वॉन जियोंग वान और कुंगतान को बचाना चाहती थी। तभी वहाँ पर कुंगतान आ जाता है और वॉन जियोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वान उसे रोक देता है। तभी अचानक वान खाई में गिर जाता है। तभी कुंगतान वापस से वॉन जियोंग को मारने के लिए आता है। तभी वान बाहर आता है और अपने खंजर से कुंगतान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी कुंगतान वॉन जियोंग को आगे कर देता है, जिसकी वजह से खंजर वॉन जियोंग को लग जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और सारे लस डेमन खाई में गिर जाते हैं। कुंगतान को कुछ बेड़ियाँ जकड़ लेती है। वही वॉन जियोंग वॉन से कहती है कि मेरा इंतज़ार करना, तुम्हें इस सबसे आज़ाद करने में ज़रूर वापस आऊँगी, पर प्लीज़ उस जन्म में मुझे पहचान लेना। और वॉन जियोंग मर जाती है। तभी बेगजू अपनी पावर से बचे हुए लोगों को डॉल हुबेंग स्टेच्यू में बदल देती है। तो 2 की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि गड्ढा खोद रहा होता है, जिसके नीचे की जगह पूरी खोखली होती है, और उसके वहाँ गड्ढा खोदने से वो जगह खुल जाती है और वो उसके अंदर गिर जाता है। वहाँ एक गुफ़ा होती है और जब वो आदमी उस गुफ़ा के अंदर जाता है तो उसे एक बॉडी दिखाई देती है, जो कि गुंगतान की बॉडी होती है। और जब वह आदमी बॉडी के करीब जाता है तो गुंगतान उठ जाता है और उस आदमी की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे मार देता है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पर गुंगतान उस सफ़ेद कपड़े वाले लोगों के बीच में होता है, जहाँ पर उनका लीडर गुंगतान को बताता है कि जोंग डियोन मेरे लिए काम करता था, उसका माइंड मैं कंट्रोल करता था, क्योंकि मैं वॉन जियोंग को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी और वान की बेवकूफ़ी की वजह से मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया वॉन जियोंग को हमेशा के लिए ख़त्म करने का। फिर वो लीडर गुंगतान का एक हाथ काट देता है और उसका खून लेकर ज़मीन पर एक जगह पर डालता है, जिससे वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और उसके अंदर से बहुत सारा ब्लैक धुआं निकलता है, जो गुंगतान के अंदर घुस जाता है और जिससे उसका हाथ भी वापस मिल जाता है। फिर वो आदमी गुंगतान से अपने लिए काम करने के लिए कहता है, तो गुंगतान कहता है कि मैं किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन मैं वॉन जियोंग और जिस जिसने मुझे डेमन बनाया था मैं उसे मार दूंगा, और अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम मीहो को देखते हैं, जो कि अकेली अपने रूम में बैठी होती है। तभी वहाँ पर वान आ जाता है और मीहो से कहता है कि मैंने तुमको मना किया था कि फालतू के मैटर्स में मत पड़ना, पर तुमने ऐसा क्यों किया? जीते जागते लस डेमन के साथ रहते रहते तुम्हारा डर कम हो गया है क्या? तो मीहो कहती है कि वॉन जियोंग सब फिक्स करती थी, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारा बोझ हल्का करना चाहती थी। तभी मीहो वान का खंजर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतना गर्म होता है कि मीहो के हाथ जल जाते हैं। फिर वान कहता है कि तुम्हें लगता है कि लस डेमन और इंसान दोस्त बन सकते हैं? तो मीहो कहती है कि क्यों नहीं बन सकते, तुम भी तो मेरे दोस्त हो ना, वैसे सभी बन सकते हैं। तभी वान को बेगजू की बात याद आती है कि पुनर्जन्म पुराने कामों को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट सीन में हम जोहान को देखते हैं, जो कि अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है और चर्च में बैठा हुआ अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आते हैं और उससे कहते हैं कि हिम्मत मत हारो, रास्ता चाहे जो भी हो, मंजिल बस एक ही है तुम्हारी, तुम्हारा काम सिर्फ मीहो को प्रोटेक्ट करना है। तभी जोहान को वान की बात याद आ जाती है, जहाँ पर वान ने उससे कहा था कि इंसानों की फितरत होती है गलती करना, तुम गलती दोबारा करोगे क्योंकि तुम भी एक इंसान हो। इंसानों को लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, पर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीहो वान के साथ अपनी फ्रेंड सुजिन के कैफ़े में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता और मिस्टर चैंग ने मीहो को बताया होता है कि सुजिन ने स्कूल से भी रेजिग्नेशन दे दिया है और यहाँ से चली गई है। तभी मीहो को सुजिन का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और नहीं भी हूँ तो हो जाऊँगी और हम बहुत जल्द मिलेंगे। फिर मीहो बेगजू के पास जाती है और कहती है कि ये वॉन जियोंग जो भी इंसान है वो मैं कैसे बन सकती हूँ। तब बेगजू मीहो से कहती है कि तुम वॉन जियोंग हो, यानी तुम एक बोल हो, जो भरा हुआ है वो वॉन मीहो है। अगर तुम वॉन जियोंग बनने के बाद खाली हो जाओगी तो तुम मीहो नहीं रहोगी। तब भी क्या तुम वॉन जियोंग बनना चाहोगे? तो मीहो कहती है कि मैं अभी जो हूँ वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा जवाब अभी भी वही है कि मैं वॉन जियोंग बनना चाहती हूँ। तब बेगजू कहती है कि वॉन जियोंग बनना आसान नहीं है, वो बहुत दर्द सहन करती थी। तब मीहो कहती है कि अगर दिल चीरने जितना दर्द भी हुआ तो मैं सह लूँगी, क्योंकि मैं अपने करीबी लोगों की सलामती चाहती हूँ। वहीं पर वान खड़ा हुआ सब सुन रहा होता है। तभी बेगजू पुराने सामान में से एक पुराना शीशा निकालती है और वान को दूर जाकर खड़े होने को कहती है। फिर बेगजू मीहो से उस शीशे में देखने के लिए कहती है और मीहो जैसे ही उस शीशे में देखती है उसे सीने में दर्द होने लगता है और वह एक जगह पर पहुंच जाती है
और उसे वॉन्जियोंग की कुछ यादें नज़र आती हैं। और फिर मीहो बाहर आ जाती है। फिर वान बेकजू से पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर बेकजू कहती है कि ये बस शुरुआत है, अभी उसे बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा। मीहो जाने के लिए अपनी कार में जाकर बैठती हैं। तभी वहाँ पर योमजी और सूर्योन आते हैं, जहाँ पर सूर्योन मीहो के लिए एक दुपट्टा अपने हाथों से बुनकर लाई थी और कहती है कि जब मैं माँ को फंदा बुनते देखती थी तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, लेकिन जब मैंने खुद ये किया तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो मीहो कहती है कि मैं भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी, तुरंत और जल्दबाजी में करना चाहती थी, पर अब आराम आराम से करूँगी। फिर मीहो वान से पूछती है कि वॉन्जियोंग के आने के बाद मैं क्या बन जाऊँगी, क्या मैं मीहो रहूँगी या फिर पूरी तरह वॉन्जियोंग बन जाऊँगी। तो वान कहता है कि तुम जो हो वही रहना, कुछ बदलना मत। अब नेक्स्ट डे मिस्टर चैंग मीहो को शूटिंग के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ शूटिंग करने के बाद मीहो मिस्टर चैंग को बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बेकजू के घर जा रही हूँ। फिर मीहो अपना सामान पैक करती है तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि आप इतना सामान लेकर जा रही है तो मेरी भी एक चीज़ ले जाइए। मीहो पूछती है कि कौन सी चीज़, तो वो जोहान को लेकर आते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो वान जोहान को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन मिस्टर चैंग उसे किसी तरह मना लेते हैं, जिसके बाद वान उसे ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद मीहो, वान और जोहान बेकजू के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर बेकजू मीहो से कहती है कि तुम इन कपड़ों में प्रैक्टिस नहीं कर सकती और उसे कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। जब वो कपड़े चेंज करके आती है तो वो बिल्कुल वॉन्जियोंग की तरह लग रही थी, जिसे कि वान देखता ही रह जाता है। फिर बेकजू मीहो को अपने साथ ध्यान लगाने के लिए ले जाती है, जहाँ वो मीहो से कहती है कि तुम्हारे अंदर एक मैजिक मार्बल है, उसे महसूस करो और सारी एनर्जी को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। फिर बेकजू वापस आ जाती है और वान मीहो के पास जाने लगता है, तो बेकजू उसे कहती है कि उससे दूर रहना, ताकि तुम्हारी एनर्जी की वजह से उसे किसी तरह का डिस्टर्ब ना हो। जहाँ जोहान भी जाने के लिए कहता है, लेकिन बेकजू उसे अपने साथ ले जाती है। उधर वान दूर से मीहो को प्रैक्टिस करते हुए देखता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बेकजू जोहान से लकड़ियाँ कटवाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद मीहो को ठंड लगेगी और उसे गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। इधर मीहो को ठंड लग रही होती है तो वान अपना कोट उसे पहनने के लिए देता है। फिर वान और मीहो जब वापस आते हैं तो जोहान उसके लिए पानी गर्म कर रहा होता है, जहाँ पर धुएं की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। फिर शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तो मीहो योमजी के बारे में पूछती है, तो बेकजू बताती है कि वो कुछ दिन अपनी सहेली के यहाँ रुकेगी, जहाँ पर बेकजू मीहो से उसका खाना पूरा अकेले खाने के लिए कहती है, किसी के भी साथ शेयर करने से मना करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिन बीतते जाते हैं और मीहो रोज़ ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करती है और वान हमेशा उसे दूर से देखता है। और एक दिन जब मीहो थक जाती है तो बेकजू उसे खाना देकर आती है और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। जिसके बाद बेकजू और वान वापस आ रहे होते हैं और मौसम बदल जाता है, बर्फ़ गिरने लगती हैं और योमजी भी वापस आ जाती हैं और बेकजू से कहती है कि आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हैं, आपको अंदर होना चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर जब खाना खाने सब बैठते हैं तो वान और बेकजू को एक अजीब सी ब्लैक एनर्जी फील होती है और वहीं दूसरी तरफ मीहो को भी घबराहट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर मीहो ध्यान कर रही है वहाँ पर गुंगतान पहुँच जाता है और वो छिपकर मीहो को देख रहा होता है। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम गुंगतान को देखते हैं और वहीं उसके पास एक छोटी बच्ची खड़ी होती है। जब गुंगतान पेड़ से टिककर बैठा होता है तो वो बच्ची उसके कंधे पर सर रख कर आराम कर रही होती है और गुंगतान उस बच्ची को खंजर से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो बच्ची आंखें खोल लेती है, लेकिन फिर भी वो उससे डरती नहीं है। तो फिर गुंगतान उस बच्ची को कुछ भी नहीं करता। तभी नशे में एक आदमी वहाँ आकर उस बच्ची को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि उस बच्ची का पिता होता है। जैसे ही वो बच्ची घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके पिता ने उसकी माँ को जान से मार दिया है, जिसे देखकर उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पिता को बहुत ही गुस्से में देखने लगती है और उसके पिता उसे भी मारने लगते हैं। तो वो लड़की चाकू उठा लेती है तो उसके पिता कहते हैं कि तुम मुझे चाकू मारोगी, हिम्मत है तो मार के दिखाओ। और जैसे ही वो आदमी आगे आता है तो उसको चाकू लग जाता है और हम देखते हैं कि गुंगतान ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। ये करने के बाद फिर गुंगतान उस बच्ची से पूछता है कि तुम्हें इस बात का पछतावा है क्या। तो वो बच्ची कहती है कि नहीं, और गुंगतान फिर वहाँ से जाने लगता है तो वो बच्ची भी उसके पीछे जाने लगती है और गुंगतान उसे एक बार फिर खंजर से डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी नहीं डरती और उसके साथ चली जाती है। फिर गुंगतान उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बच्ची कहती है कि योमजी। नेक्स्ट सीन में हम वॉन जियोंग के बचपन का सीन देखते हैं। जब वो जॉन रियोंग से मिलकर आई होती है तो उसे वॉन और गुंगतान के लिए बुरा लग रहा होता है, जहाँ बेकजू उसे समझाती है कि सबकी अपनी अपनी किस्मत है, तुम्हारी अपनी किस्मत है। तो वॉन जियोंग कहती है कि काश मैं ये भूल पाती कि मेरी भी ऐसी किस्मत है। उसके बाद हम मीहो को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जो कि बिल्कुल वॉन जियोंग की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसे कुछ फील होता है और वहीं दूसरी तरफ बेकजू और वान को भी एक एनर्जी फील होती है। तो वान और जोहान मीहो को बचाने के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर मीहो के पास बहुत सारी ब्लैक एनर्जी लेकर गुंगतान आता है। तभी मीहो की बॉडी से एक एनर्जी निकलती है,
तभी गुंगतान को पास्ट याद आ जाता है जब वॉन जियोंग की एनर्जी से वो लगभग मर ही गया था। तो गुंगतान वहाँ से चला जाता है। तभी वान वहाँ पर आ जाता है और मीहो को देखता है। वहीं दूसरी तरफ जोहान जब मीहो के पास आ रहा होता है तो उसने गुंगतान को देखा था, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। जोहान मीहो के पास पहुँचता है जहाँ वान और जोहान दोनों खड़े होते हैं और मीहो हवा में होती है। उसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर आ रही होती है और जब वान मीहो के पास जाने की कोशिश करता है तो मीहो की एनर्जी से बना बैरियर तोड़ नहीं पाता और मीहो को वान और वॉन्जियोंग का पास दिखाई देता है। जैसे ही मीहो ज़मीन पर आती है, वान उसके पास आता है और मीहो उसे बताती है कि मैंने पास्ट की कुछ मेमोरीज देखी। नेक्स्ट सीन में हम गुंगतान को देखते हैं जो बहुत सारी ईविल स्पिरिट को जिंदा कर देता है और वो ईविल स्पिरिट पूरे शहर में फैल जाती है। वान और बेकजू भी उन ईविल स्पिरिट को देख लेते हैं और बेकजू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रात को जब वान बेकजू के पास जाता है तो बेकजू वान को मीहो से ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाने को मना करती है, क्योंकि जब उसकी मेमोरी वापस आएगी तो उसे वॉन्जियोंग बनकर रहना होगा। फिर वान बाहर आता है और वान मीहो और जोहान विला के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वान पूरे रास्ते मीहो को इग्नोर करता है। घर आकर मीहो उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है और जोहान चुपके से उनकी बातें सुन रहा होता है। तो वान बहुत रूडली कहता है कि मैं कुछ दिन बाहर रहूँगा क्योंकि ईविल स्पिरिट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मीहो भी गुस्से में कहती है कि ठीक है, समझ गई, जाओ अपना काम करो। वही जोहान उस सेवियर की फ़ोटो देख रहा होता है। देन हम गुंगतान को देखते हैं जिसके हाथ मीहो की एनर्जी के डर से अभी भी काँप रहे होते हैं। तो गुंगतान अपने जैसी एक ईविल स्पिरिट तैयार करता है तो वान का खंजर एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट हम सूर्योन को देखते हैं जो स्कूल से घर जा रही होती है। तभी गुंगतान की ईविल स्पिरिट उसे अपने बस में कर लेती है। तो सूर्योन स्कूल बिल्डिंग से सुसाइड कर रही होती है। तभी योमजी दौड़कर उसे बचाने आती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और सूर्योन बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेती है। तभी मीहो की नींद खुल जाती है और इधर योमजी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो गुंगतान उसे कहता है कि तुम्हें अपनी दोस्त के लिए बुरा लग रहा है। तो योमजी कहती है कि इतने सारे लोगों में से सूर्योन ही क्यों आखिर, जिस पर गुंगतान कहता है क्योंकि वो स्पेशल थी और योमजी को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद हम वान को देखते हैं जो कि अभी अभी लस डेमन को मार कर फ्री हुआ होता है। जिसके बाद हम मीहो को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। मीहो और जोहान साथ में स्कूल जाते हैं और वहाँ जाकर वो स्टूडेंट्स की भीड़ को देखते हैं जहाँ सूर्योन की बॉडी थी और मीहो उसे देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद जब मीहो घर आती है तो वो वान को देखती है और वो वान से कहती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मेरी वजह से किसी की जान ना जाए। सूर्योन की क्या गलती थी, अभी अभी तो उसने खुश रहना सीखा था, लेकिन मेरी वजह से उसकी भी जान चली गई। मैं इस सब से दूर भागना चाहती हूँ। तो मीहो को इस तरह देखकर वान को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, लेकिन वह उसे अफेक्शन नहीं दिखा सकता, इसलिए वो कहता है कि जाना है तो चली जाओ और इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगता है। तो मीहो वान का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। जिस पर वान कहता है कि तुम एक आम इंसान हो और मैं एक लस डेमन हूँ जो दूसरे लस डेमन को मारता है। तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और इतना कहकर वान वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईविल स्पिरिट ने सारे बच्चों को अपने वश में कर लिया है और वहाँ योमजी ही सही सलामत होती है, लेकिन योमजी सूर्योन के बारे में नहीं भूल पाती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीहो स्कूल जाने लगती है तो जोहान उसे रोकता है और कहता है कि बाहर तुम्हारे लिए बहुत खतरा है, बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मीहो कहती है कि मैंने जब जब इस सब से भागने की कोशिश की है मेरी वजह से किसी न किसी की जान गई है और अब मैं इस सब से भागना नहीं चाहती। और वो जोहान को लिए बिना ही अकेले स्कूल चली जाती है। तो जोहान और मिस्टर चैंग भी स्कूल के लिए निकलते हैं। फिर हम मीहो को देखते हैं जो स्कूल पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी स्टूडेंट नहीं दिखाई देता। तभी मीहो में से एक इविल स्पिरिट गुजरती है और उसे उसका सेक्रेटरी सुजिन का फियोन्स और सूर्योन नज़र आते हैं जो कि उसे अपनी मौत का दोषी ठहराते हैं। और वो ईविल स्पिरिट कू सुनसान की होती हैं जिसके बारे में गुंगतेन योमजी को बताता है, जो लोगों को उनके अंदर के डर से रूबरू करवाता है और उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर करता है। सूर्योन के सुसाइड करने की वजह भी यही स्पिरिट थी और मीहो भी सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग और जोहान आकर उसे रोक लेते हैं। जब वो लोग मीहो को छत से नीचे ले जा रहे होते हैं तब जोहान देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ईविल स्पिरिट के वश में होते हैं। फिर जोहान ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है और मिस्टर चैंग से प्रेयर करने के लिए कहता है और मीहो को भी वहीं छोड़कर नीचे चला जाता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट ग्राउंड की तरफ भागने लगते हैं ताकि उन्हें प्रेयर सुनाई ना दे। जहाँ वान आता है और जोहान से कहता है कि ये बाकी इविल स्पिरिट जैसा नहीं है और तुम एक प्रिस्ट हो, और वो जोहान को पानी का पाइप देता है। फिर जोहान प्रेयर्स बोलकर उस पानी को उन स्टूडेंट्स पर छिड़कता है और वान एक बैरियर बना देता है ताकि वो स्टूडेंट वहाँ से कहीं भाग ना पाए। और फाइनली उन स्टूडेंट्स को होश आ जाता है और गुंगतान वहाँ से नाकाम होकर चला जाता है, जहाँ योमजी उसका वेट कर रही होती है और योमजी उससे पूछती है कि मीहो का क्या हुआ। जिस पर गुंगतान कहता है कि तुम्हारी दोस्त की वजह से हमें उसका वीक स्पॉट पता चल गया है
जो सुनकर योमजी को बहुत बुरा लगता है और योमजी उससे कहती है कि आप मीहो को खुद क्यों नहीं मार देते और लस्टेमन को बिना जिंदा किए। जिस पर गुंगतान कहता है कि क्या बकवास है, जिसके बाद योमजी कहती है कि अब मुझे जाना है क्योंकि ग्रैनी वेट कर रही होगी। गुंगतान उससे कहता है कि ग्रैनी से और डोलेबंग की गुंगतान कहता है कि और डोलहुबेंग की स्टैचू का पता करो। गुंगतैन कहता है कि और डोलहुबेंग की स्टैचू का पता करो ताकि मैं और इविल स्पिरिट को जिंदा कर पाऊँ। जिस पर योमजी कहती है कि अभी नहीं पता, ग्रैनी से पूछकर आपको बता दूंगी। जिस पर गुंगतान कहता है कि ग्रैनी से जल्दी पूछ लेना वरना मुझे खुद उससे पूछना पड़ेगा। फिर योमजू वहाँ से चली जाती है और रास्ते में बेगजू उसका इंतज़ार कर रही होती है और बेगजू उससे कहती है कि तुम 13 साल की थी जब मुझे मिली थी और तुम में सनलाइट सी एक अलग एनर्जी थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम में एक अच्छाई है, तो प्लीज़ तुम जहाँ भी जा रही हो जल्दी वापस आ जाना क्योंकि तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारी किस्मत अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वान को दिखाया जाता है जो कि गुंगतान की बैड एनर्जी को फॉलो करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बचपन में उन्हें बांध कर रखा जाता था। क्योंकि वान अभी भी उसी प्लेस पर रहता था तो गुंगतान उससे मिलने के लिए वहां पर आया था। गुंगतान वान से कहता है कि देखना इस बार भी सेवियर तुम्हारे हाथों मारी जाएगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम उसे बचाना क्यों चाहते हो। वान कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है कि तुम आज भी वॉन्जियोंग के डर से कांपते हो क्योंकि उसने तुम्हें सील जो कर दिया था, इसीलिए तुम खुद उससे लड़ने की बजाय डार्क स्पिरिट और लस्ट डेमन को जिंदा करके उससे लड़ने के लिए भेज रहे हो। साथ ही ये पूछता है कि बताओ कि तुम्हें कैसा फील हुआ था जब उसने तुम्हें सील किया था। वो कहता है कि वो जगह बिल्कुल खाली थी और वहाँ पे ना ही कोई दुख था, दर्द था, ना तकलीफ और ना ही कोई इमोशंस थे। और साथ ही कहता है कि अगर इस बार तुमने उसे नहीं मारा तो मेरे साथ तुम भी उस जगह पर होगे क्योंकि आखिरकार हम दोनों में ही लस्ट डेमन का खून है जिसे प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल है। जिस पर वान कहता है कि शायद प्योरीफाई करना मुश्किल होगा लेकिन ब्लड को बाहर निकालना तो मुश्किल नहीं होगा ना, और यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है। दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होती है लेकिन यहाँ पर गुंगतान वान पर भारी पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम मीहो को देखते हैं जो कि अपने रूम में आराम कर रही होती है और योहान उसका ध्यान रख रहा था। जैसे ही योहान बाहर आता है तो वहाँ पर वान को देखता है। उसे वान बहुत ज़्यादा वीक लग रहा होता है जिसका रीज़न वो उससे पूछता है। साथ ही उससे ये कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें कहीं पर चोट लगी है, लेकिन वह टॉपिक चेंज कर देता है जिसकी वजह से जोहान उस स्पिरिट के बारे में बात करने लग जाता है जिसकी वजह से सब सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वान कहता है कि तुम जिस स्पिरिट की बात कर रहे हो वो पहले एक अच्छी स्पिरिट हुआ करती थी लेकिन लास्ट डेमन के कांटेक्ट में आने की वजह से वो इस तरह हो गई है। जोहान उसे ख़त्म करने का तरीका पूछ रहा होता है लेकिन तभी वान को एक डार्क स्पिरिट की एनर्जी फील होती है। वो उसे रोकने के लिए जा रहा होता है तो जोहान भी उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वान उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो मीहो का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए जोहान वहीं पर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में काम कर रहे एक आदमी को डार्क स्पिरिट ने अपने वश में कर लिया था और वह सुसाइड करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वान पहुँच जाता है और उस स्पिरिट से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ गुंगतान मीहो के घर पर नज़र रखे हुए था। तभी जोहान को भी डार्क स्पिरिट के वश में हुई एक लेडी की सॉल की आवाज़ सुनाई देती है और वह उसे बचाने के लिए निकल जाता है। और अब मीहो घर में अकेली होती है। जैसे ही मीहो की आँख खुलती है तो उसे अपने सामने सुजिन दिखाई देती है और मीहो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन वो सुजिन नहीं बल्कि वही डार्क स्पिरिट थी। दूसरी तरफ जोहान भी उस लेडी तक पहुंच गया था और वो अपना एक्सोसिज्म करके उसे बचा लेता है। जब मिस्टर चैंग मीहो के रूम में देखते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीहो उस स्पिरिट के पीछे जा रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले आते हैं। लेकिन उस स्पिरिट ने अभी भी मीहो का पीछा नहीं छोड़ा था, वह उसके पास में ही होती है। वो मीहो को मिस्टर चैंग के खिलाफ भड़काने लगती है और उसे उनका एक फ्लैशबैक दिखाती है जहाँ पर वो जोहान के साथ सेवियर की फ़ोटो देख रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मेरा काम है वॉन्जियोंग की रक्षा करना। जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी फ़र्क नहीं पड़ता कि मीहो का क्या होगा, और इसीलिए बचपन से वो उसके साथ है और उसकी रक्षा कर रहे हैं। ये सुनते ही मीहो को ऐसा लगता है कि मिस्टर चैंग ने उसे धोखा दिया है और वो फिर स्टडी रूम में भागती है जहाँ पर चेक करने पर उसे सबूत भी मिल जाता है, यानी कि सेवियर की पिक, जिससे कि उसे उस स्पिरिट की बातों पर यकीन हो जाता है और मिस्टर चैंग से सवाल जवाब करने लगती है। तो मिस्टर चैंग उसे बताते हैं कि मैं दामरा को बचाने वाले सारे प्रिस्ट में से अकेला जिंदा बचा था और मुझे फादर पीटर कहा जाता है। सबके मरने के बाद मेरा यही मिशन बन गया था कि मुझे वॉन जियोंग को बचाना है और उसकी रक्षा करनी है। ये सुनकर मीहो को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो बचपन से उनके साथ थी। वो गुस्से में उन्हें जाने के लिए कहती है। साथ ही यहाँ पर पता चल जाता है कि वो स्पिरिट ही मीहो से ये सब करवा रही है। तभी अचानक वान आ जाता है और स्पिरिट पर अटैक करता है।
वान बार बार उस स्पिरिट पर अटैक करता है लेकिन बार बार वो गायब हो जाती है। इधर मीहो अपने रूम में आती है तो उसे मिरर में वॉन जियोंग दिखाई देती है, जिसे कि वो सारी मौतों का जिम्मेदार ठहराती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरे चाहने वालों की मौतें नहीं होती, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है। वही दूसरी तरफ जोहान वान के पास पहुंचता है, जहां पर वान उस स्पिरिट को ढूंढ रहा होता है क्योंकि बार बार वो गायब हो जाती है। जिसके बाद वान के कहने पर जोहान अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज़ करता है, जिससे कि उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और अब वो गायब हुई स्पिरिट को भी देख सकता था, जिससे कि वह उसे अपनी तलवार से दीवार पर गाड़ देता है। जिसके बाद वान उसे अपने खंजर से मार देता है और वह एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ मीहो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो सुसाइड करने पहुंच जाती है और इधर वान मीहो को ढूंढ रहा होता है। जैसे ही मीहो जंप करती है तो उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वॉन जियोंग होती है, जिससे कि मीहो को अपने पिछले जन्म की सारी मेमोरीज याद आ जाती है। वान के साथ में उसकी फ्रेंडशिप और उसके साथ किया हुआ वादा भी याद आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि उसका हाथ वान ने ही पकड़ा हुआ है, जो कि उसे ऊपर की तरफ खींचकर उसे हग कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चैंग अपना सारा सामान पैक करके जा रहे होते हैं, क्योंकि मीहो ने उन्हें जाने के लिए जो कह दिया था। जहाँ पर जोहान आ जाता है तो मिस्टर चैंग उससे प्रॉमिस लेते हैं कि वो मीहो का अच्छे से ध्यान रखेगा। मिस्टर चैंग के जाते ही उसे मिस्टर चैंग की डायरी मिलती है, जिसमें उसे मिस्टर चैंग के साथ मीहो की फ़ोटो मिलती है, जिसमें वो बहुत छोटी थी। इधर छत पर मीहो और वान बात कर रहे होते हैं। मीहो उसे सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाई थी और वान ने उसका सालों से इंतज़ार किया था। साथ ही वो उसे बैरियर ना बना पाने के लिए भी सॉरी बोलती है, लेकिन वो लोग तो जानते ही नहीं थे कि कुंगतान उनकी बातें सुन रहा होता है। जैसे ही कुंगतान को ये पता चलता है कि मीहो बैरियर नहीं बना सकती, तो वो उसका फ़ायदा उठाता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन वान को उसकी एनर्जी फील हो जाती है और वह उसे अपने खंजर से रोक लेता है। जब मीहो उसे रोकने की कोशिश करती है तो कुंगतान उससे कहता है कि तुम वॉन जियोंग नहीं हो, सिर्फ एक सेल हो। ये सुनते ही दोबारा से वान उस पर अटैक करता है। दोनों के बीच में फ़ाइट होती है, लेकिन एक बार फिर गुंगतान वान पर भारी पड़ रहा था। गुंगतान वान से कहता है कि तुम आखिरकार इस लड़की को क्यों बचाना चाहते हो, तुम क्या से क्या हो गए हो, अपनी हालत देखो। वान कहता है कि मैं अभी भी आधा इंसान हूँ और मेरे अंदर ह्यूमन इमोशंस हैं, ना कि तुम्हारी तरह राक्षस जो मासूम लोगों को बिना मतलब ही मारता है। वान कुंगतान को खंजर मारता है, लेकिन कुंगतान बच जाता है और वह वान का खंजर निकालकर वापस से मीहो को मारता है। लेकिन एक बार फिर से मीहो से एनर्जी निकलती है, जिससे कि कुंगतान सहन नहीं कर पाता और पीछे जाकर गिर जाता है। कुंगतान का फेंका हुआ खंजर मीहो को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी बीच में वान आ जाता है और वह खंजर वान को लग जाता है, जिससे कि दोनों ही जाकर नदी में गिर जाते हैं। सारी आवाज़ें जोहान को भी सुनाई देती है। वो जल्दी से भागता हुआ ऊपर आता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। लेकिन उसे वहाँ पर नज़र रखने वाला क्रिएचर दिखाई देता है, जिससे कि जोहान अपनी सुपरनेचुरल पावर से वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था सब कुछ देख लेता है। इधर जैसे ही मीहो और वान को होश आता है, वो एक गुफा के अंदर होते हैं, जहाँ पर मीहो जल्दी से वान को हक कर लेती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ हम योमजी को देखते हैं, जो कि गुंगतान के अड्डे पर पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है और सबको बहुत भूख लग रही होती है। वहीं पर एक लेडी का बच्चा भूख के कारण बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, जहाँ पर योमजी को देखकर लगता है कि अभी भी उसमें दया की भावना है। वो अपना लंच बॉक्स निकाल कर उस लेडी को दे देती है। इधर हम मीहो और वान को देखते हैं, जहाँ पर मीहो वान से पूछती है कि दुनिया में जब सारे लसडेमन का खात्मा हो जाएगा उसके बाद तुम क्या करोगे। तो वान कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं उस टाइम पर क्या करूँगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी लसडेमन के बिना दुनिया को इमेजिन ही नहीं किया, क्योंकि वो आज तक ऐसी दुनिया में रहा ही नहीं जहाँ पर लसडेमन नहीं थे। जिसके बाद मीहो वान के कंधे पर सर रख लेती है और प्यार भरी बातें करने लगती है। इधर हम गुंगतान को देखते हैं, जो अपने अड्डे पर पहुंचता है और योमजी उससे पूछती है मीहो का क्या हुआ, क्या आपने उसे मार दिया। गुंगतान को उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो मीहो से हार जो गया था। जहाँ पर वो बच्चा फिर से रोने लग जाता है और गुंगतान उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो बहुत ही बेरहमी से उस बच्चे की माँ को मार देता है और वहाँ पर दूसरे लोगों को भी बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। ये सब योमजी भी देख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह उस छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सबको मारने के बाद गुंगतान के फेस पर एक गंदी सी स्माइल होती है, जिसे देखकर लगता है कि ये सब करने में उसे बड़ा ही मज़ा आ रहा है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुंगतान वहाँ खड़े सारे लोगों को मार रहा होता है और योमजी उस औरत का बच्चा लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो रोड पर जाकर एक कार के सामने खड़ी हो जाती है। जब वो औरत कार रोकती है और फिर ऊपर देखती है तो योमजी वहाँ पर नहीं होती है। जब वो कार से बाहर निकल कर देखती है तो बच्चा वहीं पर होता है। वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। इधर योमजी भागते हुए बेगजो के पास पहुँचती है और उसे कहती है कि मैंने आपके सारे बच्चों को गुंगतान अंकल को सौंप दिया है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए और आप यहाँ से कहीं दूर चली जाइए।
ये सुनकर बेकजू बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होती क्योंकि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता होता है। फिर बेकजू योमजी से कहती है कि मैंने भी कुछ पाप किए हैं जो मेरी मौत के साथ ही ख़त्म होंगे। बस मेरी ये विश है कि जैसे मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर बनी थी, मैंने तुम्हें पाला था, वैसे तुम भी एक दिन ग्रैंड मदर बनो और जिन बच्चों की ज़रूरत हो उन्हें तुम पालो। इतना सुनकर योमजी वहाँ से चली जाती हैं, जहाँ उसे रास्ते में गुंगतान मिलता है जो कि बेकजू को मारने आ रहा होता है, लेकिन योमजी उसे रोक लेती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी ग्रैनी को छोड़ दो। तो गुंगतान कहता है कि जब मुझे लास्ट डेमन बनाया गया था तब बेकजू भी वहाँ पर थी और उस प्रोसेस में बहुत सारे बच्चे मर गए थे, लेकिन तब बेकजू ने कुछ ना देखने का नाटक किया था। क्या मैं बच्चा नहीं था? फिर गुंगतान योमजी से कहता है कि मैं भूल गया था कि तुम भी एक आम इंसान हो और भरोसे के लायक नहीं हो, पर अब जब तुम अपनी ग्रैनी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देन हम वान और मीहो को देखते हैं। जैसे ही मीहो की आँख खुलती है तो उसे एक हिरण नज़र आता है और जब वो उस हिरण का पीछा करती है तो वो एक जगह पहुंचती है जो एक खुला मैदान होती है और अचानक मीहो में से बहुत सारी एनर्जी निकलती है और वान की भी आँख खुल जाती है। इधर मीहो बैरियर बनाने लगती है। इस बार वो सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर पाती है। अब वो बैरियर बनाने के लिए रेडी हो चुकी है, लेकिन तभी वान वहाँ आकर उसे रोक देता है और मीहो के पूछने पर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बैरियर बनाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इधर बेकजू को काले बादल नज़र आते हैं और उसे कुछ फील होता है, तो वो गुंगतान के पास पहुंचती है और उससे योमजी को छोड़ने के लिए कहती है। तो गुंगतान बेकजू से बाकी दोल हेरोबंग की लोकेशन पूछता है, लेकिन बेकजू नहीं बताती तो वो योमजी को टॉर्चर करने लगता है, पर योमजी तब भी बेकजू को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है और चाकू उठाकर गुंगतान को मार देती है और कहती है कि अंकल मुझे रिग्रेट है कि मैं आपसे मिली। ये सुनकर गुंगतान को बहुत गुस्सा आता है और योमजी को बहुत ज़ोर से मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरती है। देन इधर हम जोहान को देखते हैं जो कि वान और मीहो को ढूंढ रहा होता है। वो उन्हें ढूंढते हुए बेकजू के घर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कोई नहीं मिलता, तो वो भी उन काले बादलों का पीछा करते हुए जाता है। और इधर गुंगतान बेकजू को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जोहान आ जाता है और बेकजू को योमजी के पास जाने के लिए कहता है और ख़ुद गुंगतान से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जोहान गुंगतान के सामने काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था और वो अपनी तलवार से उसके गले पर एक घाव देता भी है तो वो तुरंत भर जाता है। तो गुंगतान उससे कहता है कि मैं वान की तरह कमज़ोर नहीं हूँ और अपने खंजर से जोहान को घायल कर देता है। उसके बाद वो योमजी और बेकजू को मारने लगता है। तो बेकजू उसे बाकी दोल हेरोबंग की मूर्तियों का पता बताने के लिए तैयार हो जाती है और उसके लिए वहाँ का रास्ता खोल देती है और गुंगतान वहाँ जाकर उन मूर्तियों को अपना ब्लड देकर ईविल बना देता है और वापस आकर गुंगतान बेकजू को मार देता है। तभी वान को कुछ फील होता है और वो मीहो के चारों ओर शील्ड बनाकर वहाँ से निकल जाता है। जब वान जोहान के पास पहुँचता है तो वो बहुत जख्मी होता है, जैसे उसे मौत आने ही वाली हो। जोहान वान को बेकजू के पास जाने के लिए कहता है और इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। वान उसे कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊँगा तुम्हारे पास, और वो बेकजू के पास चले जाता है। जहाँ पर बेकजू भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है, वो वान से कहती है कि ये मेरे कर्मों का फल है, अब तुम्हें ही मीहो और योमजी को प्रोटेक्ट करना है। और बेकजू की डेथ हो जाती है। इधर मीहो जैसे ही उस बैरियर को हाथ लगाती है तो वो टूट जाता है। इधर गुंगतान अकेला कहीं ऊंचाई पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। इधर मीहो के सामने वॉन्जियोंग होती है और मीहो वॉन्जियोंग के साथ उस गुफा से बाहर आती है। इधर वान को भी बेकजू एक अलग दुनिया में मिलती है और उसे बताती है कि मीहो के अंदर जो मैजिक मार्बल है उसका एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे अंदर भी है। इधर वॉन्जियोंग भी मीहो को ये बात बता देती है कि जब वान ने तुम्हें खंजर से मारा था तो तुम्हारे मैजिक मार्बल का एक टुकड़ा उसकी आँख के अंदर चले गया था, इसीलिए तुम दोनों जब पास आते हो तो एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। एनर्जी पूरी करना तभी पॉसिबल है जब वान उसके अंदर का टुकड़ा तुम्हें दे दे, लेकिन ऐसा करने से वान पूरी तरीके से लस्ट डेमन बन जाएगा और अगर वो टुकड़ा नहीं मिला तो मीहो की सोल खुद वो मैजिक मार्बल कंप्लीट करने की कोशिश करेगी और इसमें मीहो की जान भी जा सकती है। लेकिन मीहो उस मैजिक मार्बल को अपनी सोल से कंप्लीट करने का सोचती है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर हम गुंगतान को देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक तूफ़ान आता है और काले बादल कम होने लगते हैं, मतलब कि मीहो ने बैरियर बनाने का फैसला किया है, जो देखकर गुंगतान को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर योमजी वान से कहती है कि ग्रैनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, इसलिए मुझे जान से मार दो। वान उससे कहता है कि तुमने जो गुनाह किए हैं उसकी सज़ा तुम्हें खुद अपने आप मिलेगी। ग्रैनी चाहती थी कि तुम जियो और जैसे वो चाहती थी तुम वैसे ही जियो, यही तुम्हारी सज़ा है।
और वान वहाँ से जाने लगता है। योमजी उससे चिल्लाकर कहती है कि प्लीज़ जिंदा वापस आना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वॉन जियोंग वान और गुंगतान से मिलने जाती है और उन्हें एक स्टोरी सुनाती है कि जब बुद्धा इंडिया में थे तब अंगुलीमाल नाम का एक आदमी था जिसे एक श्राप मिला था और उस श्राप से मुक्ति के लिए उसे 1000 लोगों की जान लेनी थी। तो अंगुलीमाल चलता गया और रास्ते में जो भी आया उन्हें मारता गया। ऐसे करके उसने 999 लोगों की जान ले ली और आखिर में 1000वां इंसान उसके सामने आया जो कि उसकी माँ थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। वो उनकी भी जान लेने वाला था, लेकिन बुद्धा इस बारे में जानते थे और उन्होंने उसे रोक दिया। उस दिन के बाद से अंगुलीमाल जहाँ से भी गुजरता था उसे सब हत्यारा कहते थे। ये सब उसके कर्मों की सज़ा थी और जब उसने अपने कर्मों की सज़ा भुगत ली, नर्क भुगत लिया, तो उसके बाद उसे स्वर्ग मिला। फिर वॉन जियोंग कहती है कि तुमने भी बहुत लोगों की जानें ली है और तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी ही तुम्हारा नर्क है और तुम्हें भी एक दिन इस सब से राहत मिलेगी। देन प्रेजेंट में हम वान को देखते हैं जो गुंगतान के तख्त को देख रहा होता है। इधर हम जोहान को देखते हैं जिसे कि मिस्टर चैंग ने बचा लिया होता है और मिस्टर चैंग गन में होली वाटर फिल करके और प्रेयर्स पढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। और जैसे ही मिस्टर चैंग वहाँ से जाते हैं तो जोहान के रूम से एक तेज ब्लू लाइट बाहर आती है। देन हम मीहो को देखते हैं जो कि लस डेमन के ग्रेवयार्ड में जाती है, लेकिन अचानक उसे कुछ आहट सुनाई देती है। तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे लस डेमन आ जाते हैं और वो मीहो पर हमला करने लगते हैं और अचानक उन्हें कोई मारने लगता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैंग होते हैं जो होली वाटर से भरी हुई गन से लस डेमन को मार रहे होते हैं और एक राइफल वो मीहो को भी दे देते हैं और दोनों लस डेमन से साथ मिलकर लड़ने लगते हैं। सारे लस डेमन ख़त्म हो ही रहे थे, लेकिन तभी गुंगतान अपने साथ और लस डेमन की फ़ौज लेकर आ जाता है और हेल का गेट ओपन हो जाता है और बहुत सारे लस डेमन बाहर आने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर वान आ जाता है और एक सिल्क क्रिएट करता है, लेकिन मीहो वान से कहती है कि मुझे बैरियर बनाने के लिए ऊपर जाना है, इसलिए सिल्क को तोड़ो और मेरी मदद करो। तो वान सेल तोड़कर गुंगतान से लड़ने लगता है और मीहो भी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी मीहो की राइफ़ल की बुलेट्स ख़त्म हो जाती है और वो और बुलेट्स फिल करे उससे पहले एक डेमन उस पर हमला कर देता है और मीहो को चोट लग जाती है। फिर वो लस डेमन उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर जोहान आ जाता है और अपनी तलवार से उस लस डेमन के 2 टुकड़े कर देता है। फिर मीहो जोहान से कहती है कि मुझे बैरियर बनाने के लिए ऊपर जाना है, तुम इन्हें रोको। मीहो ऊपर पहुंचकर बैरियर बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पास्ट की मेमोरीज़ और इस जन्म की मेमोरीज़ उसे कमज़ोर बना रही होती हैं और मीहो रोने लगती है। पर तभी उसे बेगजू नज़र आती है जो कि उसे हिम्मत देती है। देन हम वान को देखते हैं जो कि गुंगतान से लड़ रहा होता है, पर तभी वो जोहान से कहता है कि थोड़ी देर तुम गुंगतान को संभालो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो जोहान कहता है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊँगा और जोहान गुंगतान से लड़ने लगता है और वान मीहो के पास जाता है जहाँ मीहो बैरियर बनाने की कोशिश कर रही होती है और जैसे ही वान उसके पास जाने की कोशिश करता है तो मीहो की एनर्जी उसे अपने पास आने से रोकती है, लेकिन वान जैसे तैसे मीहो के पास जाता है और उसे हग कर लेता है और उसे बहुत समझा कर अपने अंदर का मैजिक मार्बल का टुकड़ा उसे दे देता है और फिर मीहो के अंदर का मैजिक मार्बल कंप्लीट हो जाता है और फिर वान वहाँ से चले जाता है। इधर गुंगतान से लड़कर जोहान बहुत जख्मी हो जाता है क्योंकि वह गुंगतान जितना ताकतवर नहीं होता और गुंगतान जोहान पर आग से हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वान आ जाता है और इस बार वह गुंगतान से लस डेमन बनकर लड़ता है। इधर मीहो मैजिक मार्बल के कंप्लीट होने की वजह से बैरियर को आसानी से बना पा रही होती है और जोहान जख्मी होने के बावजूद भी लस डेमन से लड़ रहा होता है और मिस्टर चैंग को भी एक लस डेमन मारने वाला होता है। इधर गुंगतान और वान के खंजर आपस में टकराते हैं और वान का खंजर टूट जाता है और गुंगतान अपना खंजर वान के आर पार घुसा देता है। तब वान गुंगतान से कहता है कि हमारी शुरुआत साथ हुई थी तो एंड भी साथ ही होगा और वान अपना टूटा हुआ खंजर गुंगतान में घुसा देता है। देन हम देखते हैं कि मीहो का बैरियर कंप्लीट हो जाता है और आसमान से एक सफ़ेद रोशनी ज़मीन पर आती है और सारे लस डेमन ख़त्म होने लगते हैं और जोहान और मिस्टर चैंग भी जिंदा बच जाते हैं और गुंगतान रोशनी के साथ राख बनकर हवा में मिल जाता है और वान अपने आखिरी वक्त में मीहो की इस जन्म की सारी मेमोरीज़ को याद करता है। वान अपनी आखिरी सांस तक मीहो को याद कर रहा होता है और अंत में वो भी राख बनकर उस रोशनी में मिल जाता है, लेकिन मीहो टूट चुकी होती है क्योंकि उसने वान को खो दिया था। तामरा रोशनी से भर गया था और उन सफ़ेद कपड़े वाले लोगों के ग्रुप का लीडर भी ये सब देख रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर योमजी भी ये सब देख रही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, लेकिन यहाँ पर सब एंड नहीं होता। नेक्स्ट सीन हम 1 साल बाद का देखते हैं जहाँ पर हम उसी सफ़ेद कपड़े वाले लीडर को देखते हैं जो अपने एक आदमी से कहता है कि बिग के पर्पज़ के लिए ये सब कुछ एग्जिस्ट करना ज़रूरी है।
फिर वो आदमी योमजी के पास जाता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो आदमी योमजी से कहता है कि अगर ये धरती सफ़ेद रोशनी से भर गई तो वो आदमी जिसने तुम्हें बचाया है यानी कि गुंगतान वो मर जाएगा, और अगर तुम ये नहीं चाहती और उसे बचाना चाहती हो तो मैं तुम्हें उस लायक बना सकता हूँ। मैं तुम्हें वो पावर दूंगा और अगर ये धरती सफ़ेद रोशनी से भर गई तो हम लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे। प्रेजेंट में वो आदमी एक रिंग पहना होता है और योमजी को कंट्रोल करता है, और उस आदमी के साथ साथ योमजी की आंखें भी लस डेमन जैसी हो जाती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आधी इंसान और आधी डेमन थी, क्योंकि उस आदमी ने उसे बचपन में ही ऐसा बना दिया था। देन हम जोहान को देखते हैं जो एक आत्मा पर एक्सोसिज्म कर रहा होता है, लेकिन अब वो पहले जितना चीयरफुल नहीं रहा और उसका एक कान भी पिछली लड़ाई में डैमेज हो गया था और अब वो उस कान से सुन नहीं सकता। देन हम मीहो को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी होती हैं और अपने ऑफिस में आकर बैठ जाती हैं जहां वह वान को मिस कर रही होती हैं। इधर योमजी एक खंजर ढूंढती है जिस खंजर से वान और गुंगतान को पहले कैद करके उस खंजर को छुपा दिया गया था, और जब वह उस खंजर को खोलती है तो उस पर बिक लिखा हुआ होता है और अचानक तामरा में भूकंप आ जाता है और मीहो के पास जो वान का खंजर रखा होता है वो भी वाइब्रेट होने लगता है और जोहान के पास रखी पेंटिंग फिर से खून से लाल होने लगती है और उसमें किसी इंसान के पास एक खंजर दिखाई देता है और जोहान मीहो को कॉल करता है। उसके बाद मीहो अपने ऑफिस का एक सीक्रेट डोर खोलती है और सारे बैरियर्स को देखती है कि वो सेफ है या नहीं, और ये अंत नहीं होता। तामरा पर खतरा फिर से मंडराने वाला है और वान भी वापस आएगा और इसी ट्विस्ट के साथ सीजन 2 एंड होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।